हाँ भाई, वो है जंतर मंतर। नहीं गए तो आंसर्स लिखने में दिक्कत होती है, हाँ? दिक, दिक्कत दिक्कत देखो, आंसर राइटिंग में दिक्कत तब तक होती रहेगी जब तक आप किताबों के पॉइंट्स को रटेंगे, ठीक है, और कोचिंग के नोट्स को फाइनल माई बाप मान के पढ़ाई करेंगे, है ना। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आप GS1, GS2 और GS3 में कुछ ठीक ठाक कर भी लें, लेकिन ऐसे और एथिक्स के पेपर में हाथ पैर फूलने लगेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो पॉइंट्स को रटने से और किताबी बातें लिखने से आपकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ग्राउंड पे, बीइंग एन IAS, वो कॉपी में नहीं झलकेगा, नहीं दिखेगा। तो जब आप लिखते हैं, ठीक है, आंसर्स को, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? एक UPSC एस्पिरेंट की कॉपी में क्या क्या झलकना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? कोई आइडिया है? डिमांड पे हो, और लैंग्वेज बम्बास्टिक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ हाँ, क्रक्स, क्रिस्प एंड कंसाइज, है ना। और कॉन्टिन्यूटी, अच्छा कंक्लूजन, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा इंट्रो, हाँ, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आएंगी कैसे, कैसे आएंगी ये सारी चीजें? कि अच्छा कंटेंट हो, अच्छा इंट्रो लिख पाओ, बॉडी अच्छी होनी चाहिए आंसर्स की, और कंक्लूजन इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें कैसे आएंगी? जब आपको चीजों का अनुभव होगा, आपको एक्सपोजर होगा, है ना। तो वो सारी चीजें आएंगी कैसे? कि आपको थिंकिंग्स, जो आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है, ठीक है, वो सिनेरियो थिंकिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप चीजों को एक से दूसरे से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, और जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से उसको एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। नॉलेज सबको है, इस जर्नी में जो भी है, ठीक है, UPSC की, सब पढ़ रहे हैं, सबके अपने नोट्स हैं, सबको नॉलेज है। एग्जाम में क्या नहीं हो पा रहा है? रिकॉल नहीं हो पा रहा है एक्टिवली। तो तीन चीजें तो मस्ट हैं। क्या है? तीन चीजें बहुत जरूरी हैं UPSC के लिए। क्या? पहला, सिनेरियो थिंकिंग, कि आपको आंसर क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ के पूरा का पूरा फॉर्मेट दिमाग में आ रहा है कि नहीं, है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, अलग अलग ऑप्शन सोच पा रहे हैं कि नहीं उसके। सिनेरियो थिंकिंग, मान लो आपके पास ऑप्शन ए है, बी है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, सी है ना। तो आप उस सिनेरियो थिंकिंग कर पा रहे हैं नहीं? क्या होता है एस्पिरेंट?
कि उसके पास केवल प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन रटा रटाया होता है। अब उस क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन नहीं फिट कर पा रहा है तो एस्पिरेंट क्या होता है, वहीं पे फ्रीज हो जाता है। क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने थिंकिंग डेवलप नहीं की है, उसने थॉट प्रोसेस नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। किताबी कीड़ा है, रूम में बैठ के केवल कोचिंग के नोट्स के पॉइंट्स रटे हैं। कोई ऐसे अगर दे दिया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, तो वो तो खुद से लिखोगे ना, खुद के अनुभव से। तो पहला ये हो गया कि सिनेरियो थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं आप। दूसरी चीज क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन। इस दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। क्या है? जुड़ी हुई है। हर एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। एस्पिरेंट क्या करता है? प्रॉब्लम को इंडिविजुअल हैंडल करता है। वो सोचता है कि इसका एक सेट ऑफ ये है, ये पॉइंट है, मैं लिख लूंगा ऐसा। जब तक आप उसको आइसोलेट करके देखेंगे ना, तब आप इंटरलिंकिंग आप में नहीं आएगी, वो जो डिमांड है यूपीएससी की। तो पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज एंटेंगल्ड विथ अनदर। इंटेंगलमेंट क्या होता है? साइंस में पढ़ा होगा कि अगर एक में किसी चीज में हम थोड़ा सा यहां पे चेंज कर रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ डिस्टेंस, दूसरी चीज में वो चेंज हो जाता है। वैसे ही प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका जैसा सॉल्यूशन होगा, अगर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास तो कुछ ना कुछ लिंकेज होगा उसमें। तो जो यहां पे हमारा सेट ऑफ एक्शन है, कुछ ना कुछ वहां पे होगा सेट ऑफ एक्शन। तो कैसे आएगी? अनुभव से आएगी। आपने जब वो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया होगा तब पता चलेगा ना आपको। तो फाइंड द पैटर्न एंड देन जनरलाइज इट। पैटर्न रिकॉग्निशन क्वालिटी होनी चाहिए आप में। फिर तीसरी क्या है? एक्टिव रिकॉल। मैंने बताया नॉलेज सबको है, सही टाइम पे सही चीज रिकॉल नहीं हो रही है ना। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो बिना इसके इफेक्टिव आंसर नहीं हो पाएगा। और यार यूपीएससी जो होता है ना, यूपीएससी अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोलें, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में अगर उसको बोलना चाहें तो यूपीएससी इज द फंक्शन ऑफ डिजायर, नॉलेज एंड एक्शन। क्या है यूपीएससी? यूपीएससी इज द फंक्शन ऑफ डिजायर, इच्छा, नॉलेज ज्ञान, और एक्शन आपके कार्य। आप बनना चाहते हैं क्या? आपकी डिजायर क्या है? आपकी इच्छा क्या है बनने का? आईएएस। तो आईएएस बनने के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, वो आईएएस लेवल का होना चाहिए या फिर पटवारी लेवल का होना चाहिए? आध कचरा ज्ञान लेके, आधा अधूरा ज्ञान लेके, रटा रटाया ज्ञान लेके आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। So you have to achieve that level of knowledge, intellect, right? अब नॉलेज हो गया, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज कहां से आएगा?
अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए, आपका गाइड अच्छा होना चाहिए, आपको देश दुनिया की समझ होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, आसपास क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है कि नहीं? तो ऐसी नॉलेज आएगी, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा है आईएएस बनने की, नॉलेज भी है आपके पास और आप चीजों को टाल रहे हैं। आपका एक्शन नहीं है वैसा। आपके एक्शन कैसे हैं? छपरी वाले, गुंडे मवालियों वाले। बनना है आपको आईएएस, तो इन तीनों चीजों में क्या होना चाहिए? कोहेरेंस। क्या होना चाहिए? कोहेरेंस। रेजोनेट करनी चाहिए तीनों चीजें आपस में, कि ये डिजायर, ये नॉलेज और ये आपका एक्शन, इन तीनों चीजों में क्या होना चाहिए? कोहेरेंस होने चाहिए, यानी कि सुसंगतता होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक अलग लीक पे गई है तो टारगेट दूर, टारगेट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, है ना? आई बात समझ में? बोलो भाई। जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें याद करो जरा। नहीं पता जयशंकर प्रसाद कौन है? इसीलिए तो कह रहा हूं कि किताबें पढ़ो, ठीक है? क्रिएटिव होना पड़ेगा बाबू, क्रिएटिविटी भी तो चाहिए। फिर बोलता है बच्चा कि ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे में मुझे बढ़िया शानदार पोएट्री नहीं आ रही है, या फिर मैं पॉइंट्स नहीं बना रहा हूं। तो अगर इस फंक्शन को मैं जयशंकर प्रसाद की लाइनों में बोलूं तो क्या है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। इच्छा से दूर ज्ञान है, ज्ञान से दूर क्रिया है, क्रियाएं भिन्न है, कैसे इच्छा पूरी होगी? कामायनी नहीं पढ़ी? जैसे अभी जंतर मंतर गए, ठीक है, मैं तो होके आया वहां पे, तो वहां पे क्या देखा? ग्राउंड पे जो चल रहा है, ठीक है, किस प्रकार से जो जनजी है, ठीक है, प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। उनके एक्शंस को देख के ऐसा लग रहा है कि उसको लेके जो मिलेनियल्स हैं उनमें समझ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर यूपीएससी कोई ऐसे का टॉपिक वहां पे दे दे उसको लेके, तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि देखो, अगर क्वेश्चन हम बनाना चाहें उस पर लेके तो क्या बना सकते हैं, या यूपीएससी अगर बनाना चाहेगी तो कैसा बनाएगी कि लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट इवॉल्व, ठीक है, कि इवॉल्व हो रही है लैंग्वेज प्रोटेस्ट की, बट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी रिमेन, है ना? लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट evolves, but the principle of principles of democracy remain। अब ये टॉपिक दे दे यूपीएससी, ये टॉपिक दे दे, लिखो भाई इस पे 1000-1200 वर्ड का ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे ऐसे? कॉपी में जो लिखा है उसको जाके उतारोगे? आपने जो अनुभव किया होगा वहां पे, जो देखा होगा,
उससे डिजाइन होगा ये आंसर। लैंग्वेज क्यों चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है लैंग्वेज? आपने बहुत सारे वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ में कार्डबोर्ड देखा होगा, उस पे लिखा होगा, या प्ले कार्ड्स है, ठीक है। आपने वहां पे जो प्ले कार्ड शक्ति देखी होगी, उस पे लिखा हुआ क्या क्या लिखा है वहां पे? बॉलीवुड पैरोडी पे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, है ना। जो एनिमेटेड वीडियोस आते हैं, एनीमे आते हैं, उसके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, है ना। थिएटरिकल जो प्रॉप्स होता है वो है, कॉस्ट्यूम्स हैं वैसे, और वैसी स्लैंग है, हैशटैग है, वैसी विजुअल, वर्बल और आपकी जो साइन लैंग्वेज है वो है। वहां पे प्रोटेस्टर्स क्या है कि मास्क पहन के, मनी हाइस्ट का कॉस्ट्यूम पहन के वो गा रहे हैं क्या, से यो मोयो ना पर दी जानो, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। सामने जो पुलिस है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये। तो ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। लैंग्वेज चेंज हो गई। पहले ट्रेडिशनल वे में क्या होता था? ट्रेडिशनल वे में एक मंच होगा, उस पर हमारा लीडर होगा, बाकी सब नीचे बैठेंगे, वो जो बोलेगा सुनेंगे, समर्थन देंगे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा, जनजी आज कहां कहां नहीं है, बोलो भाई। हर एक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, टिंडर, बम्बल, यूट्यूब पे तो है ही, हर जगह है कि नहीं? तो क्या हो रहा है उससे? उससे लैंग्वेज चेंज हो रही है प्रोटेस्ट की। वो क्या लिखे हैं, कुछ पुचू अब तो रिजाइन दे दो, है? देखे नहीं? महिलाएं जो हैं वहां पे, लड़कियां जो हैं, प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा है उनके कि इवन माई पैड्स आर मोर लीक प्रूफ देन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बोलो भाई, ये सब लिखा देखे कि नहीं? सोशल मीडिया तो देखते हो। सिस्टम के विरुद्ध क्या लिख रहे हैं कि रीटेस्ट सिस्टम, नॉट द स्टूडेंट। सिस्टम को टेस्ट करो, रीटेस्ट करो कि उसमें कहीं लीकेज है। दोबारा स्टूडेंट को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें देख नहीं रहे हो लिखा हुआ? बॉलीवुड पैरोडीज पे स्लोगन्स लिखे हैं, उनके स्लैंग देखो। बोलो भाई। वहां लिखा है कि नो वन इज फंडिंग मी। मैं यहां पे फ्री में प्रोटेस्ट करने आया हूं, है ना। कैसे कैसे इनोवेटिव डायलॉग्स वहां पे घूम रहे हैं कि आई लाइक माई एक्स या माई जीएफ स्ट्रांग बट डेमोक्रेसी स्ट्रांगेस्ट। बोलो भाई, ये सब दिखा कि नहीं दिखा? तो लैंग्वेज क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एक्शंस चेंज हो रहे हैं। उनके साइन लैंग्वेज नहीं देखे आप, बॉडी लैंग्वेज नहीं देखे, ऐसे कर रहे हैं, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है। उसमें एक लड़की बोल रही है, पुलिस अंकल वास्ते ने को यहाँ क्या है, वो क्या समझे उसको? अलग अलग ही चल रहा है। तो इससे क्या होता है, उनको दहशतगर्द नहीं घोषित कर सकते। अगर चीजें हमें नहीं समझ में आ रही हैं तो उन्हें
आवारा और नॉन इंटेलेक्ट उनको नहीं घोषित कर सकते हैं। वो क्या है? वो समझदार पीढ़ी है, वो एडवांस्ड पीढ़ी है, वो देश दुनिया का एक्सपोजर ले रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है जो, ठीक है, जो सोसाइटी और ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके हिसाब से है वो। तो मिलेनियल्स को क्या करना पड़ेगा? मिलेनियल्स को समझनी पड़ेंगी चीजें, जो लीडर हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर इसका ऐसे को अगर लिखना पड़े कि हाँ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं कि नहीं ग्राउंड लेवल से? बोलो कि अवेयरनेस बढ़ रही है, सोसाइटी कैसे कैसे इवॉल्व कर रही है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोजर कैसे मिल रहा है, कैसे सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है। तो उन सब चीजों से क्या हो रहा है कि लैंग्वेज प्रोटेस्ट की चेंज हो रही है, अब ट्रेडिशनल चीजें नहीं रह गई हैं। दूसरी लाइन क्या है? बट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी रिमेन। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है एक प्रिंसिपल। हाँ बोलो भाई। राइट्स शुड बी एक्सरसाइज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर राइट्स आपके एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली, ये सारे किस में होने चाहिए? किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के विद इन, है कि नहीं? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स का एक, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद क्या है, पूछा है कि नहीं? तो उसमें क्या आंसर? सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। आंसर क्या? क्यों उसको माना लिमिटेड गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट मनमानी नहीं हो सकती, आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं ले सकती है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे सरकार हो, वो किसके अंदर आने चाहिए? रूल ऑफ लॉ, है कि नहीं? दूसरा क्या होगा अगर दूसरा बोले तो? नॉन वायलेंस होता है कि नहीं? डेमोक्रेसी का क्वेश्चन में क्या था कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है ना, तो नॉन वायलेंस। बोलो नॉन वायलेंस होगा कि नहीं? वायलेंस क्या करता है? वायलेंस क्या करता है कि प्रोटेस्ट की जो है उसकी वैधता को नलीफाई कर देता है, खत्म कर देता है, डायरेक्शन को बिगाड़ देता है, सही डायरेक्शन में नहीं ले जाता है। तो नॉन वायलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके लिए अगर एक पैराग्राफ लिखना होगा, एग्जाम्पल देना होगा, तो क्या दोगे? आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल मूवमेंट याद है कि नहीं? गांधीयन नॉन वायलेंट मूवमेंट किस प्रकार से सत्याग्रह हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन। बोलो भाई। एग्जाम्पल कैसे, उसमें कैसे पैराग्राफ में कंटेंट आता है, देख रहे हो कि नहीं? अगला और बोलो तो, और क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं? हाँ बोलो भाई, अकाउंटेबिलिटी होगी बेसिक प्रिंसिपल में? हाँ अकाउंटेबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की, और किसकी? सिटीजन की भी। सिटीजन की होगी कि नहीं होगी?
अगर अकाउंटेबिलिटी में, जवाबदेही में आपको लिखना पड़े एक पैराग्राफ, तो कैसे लिखोगे? आपके पास कुछ तो होगा ना कि इतिहास में कहीं पे भी जवाबदेही जो है उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल दिमाग में घूमेंगे कि नहीं? कैसे घूमेंगे? जब आपने पढ़ी होंगी चीजें, आपने बियॉन्ड द सिलेबस जाके कुछ देखा होगा। आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब आपको हिस्ट्री में ऐसे कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व और जवाबदेही के मुद्दे मिल जाएंगे। आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो आपको फिलॉसफी के मिल जाएंगे। फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा अस्तित्ववाद को लेके, ठीक है, एग्जिस्टेंस। जब जर्मन सेनाएं पूरे वर्ल्ड को हरा रही थी, ठीक है, कंट्री वाइज कंट्री, और जब फ्रांस की मैग्नेट लाइन के पास आई कि फ्रांस को जीतना है मुझे, कैसे वासर वुमन ने बोला कि यू हैव डिफीटेड फ्रांस आर्मी बट नॉट द फ्रांस नेशन, और बोला कि उस वासर वुमन ने कि मुझे हरा के दिखाओ, और उसने पत्थर मारना चालू कर दिया जर्मन सेनाओं पर। जर्मन सेनाओं ने गोलियों से उसके चीथड़े उड़ा दिए। और दूसरे दिन खबर क्या फैली? ये पूरी अखबार में खबर आ गई कि ऐसा ऐसा है। तो फ्रांस नेशन क्या हुआ? जागृत हो उठा। सबने अपनी जवाबदेही महसूस की कि हमारी जवाबदेही क्या है, और जर्मन सेनाएं वापस लौट गई। उन्होंने फ्रांस को क्या नहीं किया? विक्ट्री नहीं हासिल कर पाए उस पर, वो गुलाम नहीं बना पाए फ्रांस को। और जब पता चला कि वो ढूंढो कौन है वासर वुमेन, तो ऐसा हुआ कि कहीं पे है ही नहीं वासर वुमेन। एक सोच थी, उन्होंने फ्रांस को जगाने के लिए वो लिखा, एक कहानी बनाई, है ना। तो जो जनरल था, सैनिक जनरल मैग्नेट, उसने क्या किया? खुद को शूट कर दिया। बोला कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, मैं जवाबदेही लेता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई मैग्नेट लाइन टूट गई, जर्मन सेनाएं अंदर आ गई, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये चीज कैसे आएगी? उदाहरण में आएगी कि नहीं? बोलो, हाँ बोलो भाई, आएगा? तो कैसे कैसे उदाहरण वो आपको सही टाइम पे रिकॉल होंगे? जब आपने पढ़ा होगा कहीं पे। बोलो, और क्या है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये है ना कि नहीं बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि जो सिटीजन है, ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां पे, और जो स्टेट है, सरकार है, तो प्रोटेस्टर्स एंड स्टेट दोनों क्या है? रूल ऑफ लॉ के अधीन है। बोलो भाई, है कि नहीं? रूल ऑफ लॉ, नॉट बाई, नॉट रूल, मतलब रूल बाई लॉ। रूल बाई लॉ और रूल ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है? बोलो, है कोई डिफरेंस? हाँ, रूल ऑफ लॉ संविधान का शासन, ठीक है, संविधान सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। रूल किसके हिसाब से चलेगा? संविधान के हिसाब से, है कि नहीं? वो दोनों के लिए है, सरकार के लिए भी और सिटीजन के लिए भी। एंड रूल बाई लॉ, रूल बाई लॉ है कि किस प्रकार कानून बना के जो गवर्नमेंट है वो शासन करेगी,
है कि नहीं? वो अपनी लेजिटिमेसी दिखाती है कि सरकार रूल बाय लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं? बोलो भाई। कि वो जो सरकार एक्शन ले रही है उसको रूल बाय लॉ के हिसाब से वो उसको लेजिटिमाइट करती है। और क्या होगा बेसिक प्रिंसिपल? बोलो। नहीं पढ़ा है? पढ़ना नहीं होता है। ऐसे में क्या पढ़ना है? ऐसे में क्या पढ़ना है बताओ? ऐसे में क्या पढ़ना है? ऐसे में कुछ पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो अनुभव है, ठीक है, उसको लिखना है। बोलो भाई, बताओ। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं है डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जो अभी चल रहा है जंतर मंतर पे? हाँ, क्या है कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग तो प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच किसको एनकरेज करना पड़ेगा? डायलॉग को, संवाद को। चीजें बैठ के टेबल पे सुनी और समझी जाए, जो जेन्युइन मांगे हैं उसको मानी जाए, इग्नोर ना किया जाए। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या देखा होगा जंतर मंतर पे ऐसा कि वो प्रिंसिपल है किसका? डेमोक्रेसी का। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स नहीं है। कि दूसरे के राइट्स को रेस्पेक्ट कैसे करना है। बोलो भाई। तो राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू अदर्स को एग्जिस्टेंस है दोनों में, है ना? चीजें को एग्जिस्ट करती होनी चाहिए, शुड बी इन को एग्जिस्टेंस। बोलो, ये पॉइंट होगा कि नहीं बताओ? हाँ, क्या? रेस्पेक्ट फॉर अदर्स राइट। आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक दूसरे के अधिकार हार्म नहीं हो रहे हैं। बताओ, इतने सारे पॉइंट में अगर एक एक पैराग्राफ लिखोगे, उसमें एग्जाम्पल भी लाओगे और उसमें आप कुछ कविताएं भी लिखोगे, कुछ अपने थॉट्स भी लिखोगे, कुछ संविधान से बैकअप दोगे, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट लाओगे उसमें, ठीक है, कुछ जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट लाओगे, आप कुछ एनवायरनमेंट के पॉइंट लाओगे। ऐसे नहीं लिखाया जाएगा। बोलो, बताओ भाई। अच्छा, चैलेंजेस क्या आएंगे? क्या चैलेंजेस आएंगे वहां पे? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि कोई किताब देखो, ठीक है, या फिर पॉइंट्स देखो, कुछ बस जो आपने वहां पे अनुभव किया है, जो देखा है, वही मुझे बताओ कि वहां पे क्या चैलेंजेस आए कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, डेमोक्रेसी के, वो कॉन्स्टेंटली रिमेन होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आए बताओ? कुछ चीजें वायलेंट हो गई। वो वायलेंट क्यों हुई? क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गई, है ना? ओवर क्राउडेड हो गई और जो सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, ठीक है, वो एक्सेसिव क्या किया? रिस्ट्रिक्शन। क्या? एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन। जब आप एक्सेसिवली पैलेट गन चलाएंगे, ठीक है, टीयर गैस मारेंगे, वाटर कैनन से
फोर्सफुली पानी। तो ये क्या है? अगर इनोसेंट प्रोटेस्टर्स पे ये सारी चीजें होंगी तो इमोशनली क्या होंगी चीजें? एस्केलेट होंगी कि नहीं? तो नॉन वायलेंट मूवमेंट कैसे वायलेंट होगा? होगा कि नहीं होगा? और उसमें कुछ अराजक तत्व भी रहेंगे जो उसको आग में घी डालने का काम करेंगे, हाँ, उसको कैटलाइज करेंगे। बोलो भाई। और डिस्प्रपोर्शनेट, डिस्प्रपोर्शनेट क्या थी? बोलो। सिक्योरिटी। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या समझते हो? मतलब समानुपातिक नहीं थी चीजें। बोलो। क्या है कि एक ही जगह पुलिस पर्सनल्स हैं, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा दिखा होगा, किसी एक कोने पे खड़े हैं, वहां ग्राउंड रियलिटी, और जहां पे भीड़ या उपद्रव हो रहा है वहां तक पहुंचने में उनको हर्डल्स हैं, और वहां पे चीजें बिगड़ रही हैं। कैसे संभलेंगी वहां पे जब सिक्योरिटी पर्सनल्स प्रोपोर्शनेट रूप में रहेंगे? है कि नहीं? और क्या? मिस इंफॉर्मेशन और मिस मैनेजमेंट। चैलेंजेस में क्या आएगा? और मिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोलो। हाँ, मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। फेक न्यूज कैसे फैल रही है बताओ? पुलिस गाड़ियों में क्या आ रहा है? एआई का यूज करके कि पत्थर भर के आ रहा है, किसको? प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए। और क्या आ रहा है कि बर्बरता से इसको निपटाओ, किसी का ऑर्डर है, विदेश से फंडिंग आ रही है। ये सब क्या है? र्यूमर्स हैं। वो उनकी फलाने पार्टी की टीम बी की तरह काम कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स। ये सब क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। और क्या चैलेंजेस वहां पे? चैलेंज बताओ। और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? पोलराइजेशन ऑफ मीडिया, मीडिया एंड पॉलिटिक्स। बोलो। पोलराइज्ड हो गए हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट। मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग खारिज कर दे रहे हैं क्योंकि पोलराइजेशन हो गया है। सोशल मीडिया को लोग ऑथेंटिक मार रहे हैं। और क्या चैलेंजेस होंगे? कैसे बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आप उसको हैंडल करेंगे? यूपीएससी जानना चाहती है ना कि जो चैलेंजेस आएंगे उसको कैसे डील करोगे? बोलो। हाईजैकिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट बाय इनफ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट्स। बोलो। ये होगा कि नहीं? हाँ, बोलो भाई। हाईजैकिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, बाई फ्रिंज एलिमेंट। ठीक है, फ्रिंज एलिमेंट क्या होगा? पॉलिटिकल एक्टर्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, अराजक तत्व। जिस प्रकार शिव जी की बारात चलती है तो उसमें सभी तरह के लोग, साधु, महात्मा, भूत, पिशाच,
सांप, बिच्छू, मनीषी सब चलते हैं। वैसे उसी तरीके से जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें सभी तरीके के लोग, इंटेलेक्चुअली साउंड करने वाले भी लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, अपने अधिकारों को जानने वाले लोग, और उसी में अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी लोग, उसी में अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग, और उसी में सैडिस्टिक लोग भी चलते हैं। सैडिस्टिक लोग को क्या है कि दूसरों को पीड़ा देख के खुद को खुशी महसूस होती है, ऐसे लोग भी चलते हैं। ग्राउंड रियलिटी देख के आ रहा हूं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गाली गलौज ये सब भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? चैलेंजेस हैं। क्या है? चैलेंजेस हैं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट इनके द्वारा हाईजैक कर लिया जाएगा तो क्या होगा? बोलो। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या होंगे? डिटोरिएट होंगे। बोलो भाई, आई बात समझ में? तो इतने सारे पॉइंट हैं इसमें। अगर एक एक पैराग्राफ लिखोगे, अगर एक एक पैराग्राफ लिखोगे तो हो जाएंगी नई चीजें। डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट वो भी चैलेंज है कि नहीं? कि लोगों का, पब्लिक का सरकार के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। डिक्लाइन पब्लिक ट्रस्ट। बोलो, ये सब क्या किसी किताब से पढ़ा है मैंने? हाँ? कहां से? सामने एक्सपीरियंस है। जब मैं आईआईटी में था, आईआईटी बॉम्बे में, शुरू में जब गया तो ग्रामीण परिवेश था। किसी तरीके से मेहनत कर के वहां पे पहुंचा तो वहां पे देख रहा हूं क्या कि इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि वहां दीवारों पे लिखा है, अबे मग्गू, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है मग्गू भाई ये। वहां पे लिखा है, अरे तेरी बंदी कैसे है। मैं तो बंदी यही समझता था कि बंदी जो जेल में बंद होता है उसको बंदी कहते हैं। फिर बाद में पता चला कि ये है बंदी, मतलब गर्लफ्रेंड को बंदी बोलते हैं। वहां डीजे नाइट है, सालसा नाइट है, प्रॉम नाइट है, और सब स्टूडेंट उसको अटेंड कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, उसको समझने में टाइम लगा रहा हूं। और कभी कभी तो ये भी आता था कि क्या मस्खरीगिरी कर रहे हैं, हैलोवीन वहां पे चल रहा है। तो वो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से वहां पे कौन थे? वो मेरे हिसाब से जंजी थे, और वहां पे मैं मिलेनियल्स था, और उनकी चीजों को नहीं समझ पा रहा था। तो उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता था क्योंकि वो ना समझी थी। उसी तरीके से अभी हो गया है। अभी क्या चल रहा है कि सरकार उनकी बॉडी लैंग्वेज को, साइन लैंग्वेज को, ठीक है, उनके वर्बल विजुअल डायलॉग को, प्रोटेस्ट करने के तरीकों को नहीं समझ पा रही है, और उनको दहशतगर्द, आवारा, ठीक है, निकम्मा, ये सब बोल रही है। बोलो भाई, आई बात समझ में? तो वो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आपको होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप समझेंगे कि किसी चीज को हम ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते। बाद में पता चला बैठने वाला जो बंदी लेके घूम रहा था वो एमआईटी में है, हार्वर्ड में है, कैलटेक में रिसर्च कर रहा है,
वो इंटेलेक्चुअल है, आज की जनजी पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने अधिकारों को जानने वाली है। वो लकीर का फकीर नहीं है। कि किसी चीज पे ऐसे ही विश्वास कर ले। आ जाएंगे पॉइंट्स? हाँ बोलो। तो कैसे करोगे? ऐसे को लिखने के लिए किताब पढ़ोगे, पॉइंट्स रटोगे, फिर आसपास जो हो रहा है उसको देखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, अच्छा श्रोता बनना है। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आज आप अच्छे ओरेटर नहीं बन सकते, है ना। जब तक आप एक अच्छे अनुभवी इंसान नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे राइटर भी नहीं बन सकते हैं, ना तो अच्छे पोएट बन सकते हैं। आपको अपने अनुभव को उस अनुभूति लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तब आपके आंसर्स में वो चीज झलकेंगी। आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा, डायनेमिक पर्सनालिटी लानी पड़ेगी, अपनी इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और वो कमरे में बैठ के किताबें पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ के आईएएस तो बन जाओगे, संभाल नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दबाव नहीं झेल पाओगे, खुद को हार्म कर लोगे। मेन एम क्या है? मेन एम है लबासना जाना, या मेन एम है आपको पब्लिक सर्विस करना, लोगों की समस्याएं सुलझाना? आपके बात में, आपके सोच समझ में, आपके लहजे में वो पब्लिक को कैसे डील करना है, कैसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको संभालना है, उनको देखना है, उनको कंट्रोल करना है, और कैसे पीसफुल प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिकल एक्टर्स को बाइफरकेट करना है, वो चीजें आप समझेंगे नहीं जब तक, तब तक कैसे संभालेंगे जिला? बोलो भाई, आई बात समझ में? ठीक है, कर लोगे? हो जाएंगी चीजें? बताओ। ऐसे के लिए कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं। पढ़ो। कैसा पढ़ो? अपने आसपास को पढ़ो, इकोसिस्टम को पढ़ो, अपने आसपास के जो चल रहा है उसको देखो। रिलेट करना सीखो, इंटरलिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, है ना। आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस होने चाहिए, एंड एवरीथिंग इज एंटेंगल्ड विथ अदर्स। हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। सो फाइंड पैटर्न एंड देन जनरलाइज दैट। कोई चीज क्विक एक्टिवली रिकॉल हो, उसके लिए रिवीजन मोड में रहो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब आएंगी चीजें ना। अगर आईएएस बनना है तो ऐसा बनना है, ठीक है, कि सिस्टम को संभाल सको। आई बात समझ में? कर लोगे? तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड स्टे ट्यून। ठीक है, चलो चलते हैं।